आज हम बच्चों की परवरिश पर एक गहरी नज़र डालने वाले हूँ। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इस्लामी शिक्षाओं, पैगंबर मोहम्मद की बातों मतलब हदीस और असल ज़िंदगी के कुछ बहुत ही दिलचस्प किस्सों का एक मिश्रण है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, हमारा मकसद सिर्फ माता-पिता के लिए कोई गाइड बुक तैयार करना नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के मुताबिक एक इंसान का चरित्र, उसकी सोच और आखिरकार पूरे समाज की नींव कैसे रखी जाती है। हम्म। और शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने परिवार के साथ सबसे बेहतर हो, और मैं अपने परिवार के साथ तुम में सबसे बेहतर हूँ। सुनने में बहुत सीधी सादी बात लगती है ना, पर इसका वजन बहुत गहरा है। बिल्कुल। ये एक लाइन में पूरी सामाजिक फिलॉसफी बता देती है। हमारे स्रोत परिवार को समाज की पहली और सबसे जरूरी इकाई मानते हैं। उनका तर्क साफ है, मतलब अगर घर का माहौल सही है तो समाज अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगा। सही। और इसी से जुड़ा एक और विचार है शिक्षा का। स्रोत बताते हैं कि शिक्षा दो तरह की होती है। एक है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, जो हम स्कूल कॉलेज में लेते हैं। हाँ, जिससे हम कोई नौकरी या हुनर सीख सकें, कमाने खाने के काबिल बने। सही कहा। और दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। और इस दूसरी शिक्षा का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्कूल वो घर ही होता है। घर का माहौल, माता पिता का बर्ताव, एक तरह से यही बच्चे की पहली क्लासरूम है। बिल्कुल। स्रोत पढ़ते हुए एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। उसमें एक सवाल था कि कुरान में बच्चों को फितना क्यों कहा गया है। ये शब्द सुनकर तो मतलब मेरे कान खड़े हो गए, हम्म। क्योंकि हम तो बच्चों को ईश्वर की रहमत या बरकत समझते हैं। फितना का मतलब तो उपद्रव या एक तरह की आजमाइश होता है। हाँ, एक तरह की मुसीबत। हाँ, ये तो बहुत अजीब बात लगी। ये सवाल बहुत लोगों को चौंकाता है, लेकिन यहाँ फितना का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं। अच्छा। स्रोत इसे एक बहुत गहरे नजरिए से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरी दुनिया ही एक परीक्षा स्थल है, एक इम्तिहान का हॉल। और इस हॉल में हमें जो कुछ भी मिलता है, दौलत, सत्ता, शोहरत और यहाँ तक कि बच्चे भी, वो सब इस इम्तिहान के सवाल हैं। अच्छा, तो बच्चे सवाल हैं, जवाब नहीं। ठीक इसी तरह यहाँ फितना का मतलब है परीक्षा। सवाल ये नहीं है कि बच्चे अच्छे हैं या बुरे, सवाल ये है कि माता पिता उस परीक्षा में पास होते हैं या फेल। हम्म। क्या वे संतान पाकर ईश्वर के और करीब आते हैं, ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं, या फिर वो घमंड में डूबकर या उनकी बेजा मोहब्बत में पड़कर अपने असली मकसद को भूल जाते हैं। तो बच्चे एक आईने की तरह हैं। हाँ, जिसमें माता पिता का अपना अक्स दिखाई देता है। अगर माता पिता का स्वभाव, उनकी नीयत अच्छी है, तो वही संतान उनके लिए रहमत बन जाती है। यानी संतान एक जिम्मेदारी है, जी। सिर्फ गर्व करने की चीज नहीं। जी। और इसी जिम्मेदारी को निभाने के तरीके पर स्रोतों में बहुत जोर दिया गया है। एक जगह तो माता पिता को एक बहुत बड़ी गलती के खिलाफ चेतावनी दी गई है, हम्म। और वो है बच्चों को बिगाड़ने वाला लाड़ प्यार, जी। जिसे हम पैम्परिंग कहते हैं। हम्म। साफ लिखा है कि अगर माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ ऐसा लाड़ प्यार देते हैं, तो उन्होंने अपनी संतान को सबसे बुरा तोहफा दिया है। और ये बात आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा लाड़ प्यार बच्चे को जिम्मेदार बनने ही नहीं देता। बिल्कुल। वो उसे एक ऐसा इंसान बना देता है जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, जो अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ता है। लेकिन आज के दौर में जहां हर कोई अपने बच्चों को बेहतरीन सहूलियतें देना चाहता है, लाड़ प्यार और जरूरतें पूरी करने के बीच की वो बारीक लकीर कैसे खींची जाए? मतलब कहां पर प्यार बिगाड़ने वाला लाड़ प्यार बन जाता है? इसका जवाब स्रोत एक दूसरे विचार में देते हैं। पैगंबर मोहम्मद की एक और हदीस पर बहुत जोर दिया गया है, अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करो और उन्हें अदब हसन सिखाओ। यही वो बारीक लकीर है। अदब हसन। हाँ, और अदब हसन का मतलब सिर्फ गुड मैनर्स या तमीज सिखाना नहीं है। इसका मतलब है जीवन जीने का सही तरीका सिखाना, उन्हें जिंदगी के लिए तैयार करना। तो अगर बिगाड़ने वाला लाड़ प्यार सबसे बुरा तोहफा है, तो अदब हसन सबसे सबसे अच्छा तोहफा हुआ। बिल्कुल। हाँ, तो असल में इसका मतलब क्या है? इसमें क्या क्या शामिल है? स्रोत के मुताबिक इसका मकसद बच्चों को इस तरह तैयार करना है कि वो दुनिया पर एक बोझ, एक लायबिलिटी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक कीमती पूंजी, एक एसेट साबित हों। अच्छा। इसमें पहली चीज है उन्हें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सिखाना। उन्हें यह समझाना कि अगर तुम गलत करोगे तो उसकी कीमत तुम्हें खुद चुकानी पड़ेगी, कोई बचाने नहीं आएगा। बहुत जरूरी है ये।
और दूसरी अहम बात है उन्हें कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाना, यानी ड्यूटी कॉन्शियस बनाना, न कि सिर्फ अधिकारों के प्रति राइट कॉन्शियस बनाना। सही कहा। आज हर कोई अपने हक की बात करता है, लेकिन अपने फर्ज की बात कोई नहीं करता। अच्छी परवरिश ये सोच बदल देती है। मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल काम है, खासकर जब बच्चे छोटे हों। उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कैसे दिलाया जाए बिना उन पर ज्यादा सख्ती किए। और इसी से जुड़ा एक किस्सा है स्रोत में जो मुझे बहुत पसंद आया। ये गंभीरता और सख्ती के बीच का फर्क बताता है। हाँ, वो पिता वाली कहानी वो परवरिश के एक बहुत ही नाजुक पहलू को सामने लाती है। हाँ, तो कहानी ये है कि एक पिता थे जो अपने बच्चों पर हमेशा बहुत सख्त रहते थे। उनकी आवाज हमेशा ऊंची रहती थी। बच्चे उनसे इतना डरते थे कि उनके घर में आते ही सन्नाटा छा जाता था। एक दिन जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा पतंग उड़ाते उड़ाते एक बिजली के खंभे पर चढ़ गया है और वहां फंस गया है। हाँ। मतलब एक बहुत ही खतरनाक मंजर था। जाहिर है कोई भी पिता ये देखकर तो घबरा ही जाएगा। वो भी घबरा गए, लेकिन उस पल उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनकी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। उन्होंने अपने बेटे को डांटा नहीं, अच्छा, बल्कि बहुत ही नरम आवाज में बोले, बेटा तुम वहां क्या कर रहे हो? और फिर उसे बहुत प्यार से धीरे धीरे नीचे उतरने में मदद की। बाद में किसी ने उनसे पूछा कि आपने अपनी आदत के खिलाफ जाकर उसे डांटा क्यों नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं डर गया था। अगर मैं उस नाजुक हालत में उसे डांटता तो हो सकता था कि वो घबराकर अपना संतुलन खो देता और नीचे गिर जाता। क्या बात है। ये कहानी गंभीरता का सही मतलब समझाती है। सही। अक्सर हम गंभीर होने का मतलब सख्त होना या कठोर होना समझ लेते हैं, लेकिन स्रोत कहते हैं कि गंभीर होने का मतलब है किसी बात के वजन और उसकी नजाकत को समझना। जो इंसान गंभीर नहीं होता वो हर बात को कौन सही कौन गलत की बहस में फंसा देता है, लेकिन एक गंभीर इंसान हालात की नजाकत को समझता है और समस्या के समाधान पर ध्यान देता है, अपने सही बात पर नहीं अड़ा रहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसूलों पर अड़े रहना बहादुरी नहीं है, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला लेने के लिए अपने उसूलों को भी परखना ही असली गंभीरता है। बिल्कुल। उस पिता ने उस एक पल के लिए अपनी सख्ती की आदत को छोड़ा ताकि अपने बेटे को बचा सके। ये तो परवरिश से कहीं आगे पूरी जिंदगी का सबक है। बिल्कुल, उस पिता का अपनी आदत को छोड़ना एक तरह का त्याग था। और ये बात हमें एक और बड़े उसूल की तरफ ले जाती है जिसके बिना अच्छी परवरिश शायद मुमकिन ही नहीं, और वो है त्याग का सिद्धांत। हाँ, स्रोत में इसका शीर्षक है कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। दिल्ली के अजमेरी गेट का एक वाकया है इसमें। बताइए। एक फेरी वाली औरत थी और उसके सादी सी साड़ी देखकर पास बैठी दूसरी औरत ने ताना मारा। जवाब में उस पहली औरत ने कहा, अगर मैं 1000 रुपए की साड़ी पहनूंगी तो बच्चों की परवरिश नहीं कर पाऊंगी। ये एक लाइन जिंदगी का बहुत बड़ा सच बयान करती है। स्रोत इसे त्याग का सिद्धांत कहते हैं। हर इंसान को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ज्यादा जरूरी चीजों को पाने के लिए कम जरूरी चीजों को छोड़ना ही पड़ता है। एक गरीब इंसान अपनी जरूरतें कम करता है तो एक अमीर इंसान को कुछ बड़ा हासिल करने के लिए अपने ऐशो आराम की चीजों में कमी करनी पड़ती है। उस फेरी वाली के लिए उसकी महंगी साड़ी की ख्वाहिश से ज्यादा जरूरी उसके बच्चों की अच्छी परवरिश थी। बिल्कुल, इसलिए उसने अपनी ख्वाहिश को छोड़ दिया। लेकिन स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है। वो कहते हैं कि लोग ये उसूल अपनी निजी जिंदगी में तो अपना लेते हैं, लेकिन जब बात धर्म या समुदाय की आती है तो इसे भूल जाते हैं। वहां वो अपनी छोटी छोटी बातों पर, अपनी अना पर अड़े रहते हैं और बड़ी भलाई के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये सिद्धांत निजी जीवन से लेकर सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन तक हर जगह लागू होता है। बड़ी कामयाबी हमेशा छोटे त्याग मांगती है, और परवरिश में तो ये हर कदम पर लागू होता है। बिल्कुल। माता पिता अपना समय, अपनी नींद, अपनी ख्वाहिशें सब कुछ त्यागते हैं। और शायद इसी त्याग का एक और रूप है एक खास तरह का माहौल बनाना, जैसे डॉक्टर R.K. मर्चेंट का किस्सा है। हाँ। जब उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उनका जवाब सीधे सीधे उनके घर के माहौल और बच्चों की परवरिश से जुड़ा था। हाँ, उन्होंने बताया कि उनके घर का माहौल बहुत सादा था और सबसे बड़ी बात, उनके घर में टीवी नहीं था। अच्छा। उनकी बेटियां अपना ज्यादातर समय चुपचाप पढ़ने लिखने में बिताती थी। उनके घर में, जिसे स्रोत टीवी संस्कृति कहता है, उसका कोई नामो निशान नहीं था। और इसी सादे, अनुशासित और पढ़ाई लिखाई वाले माहौल को उन्होंने अपनी कामयाबी का असली राज बताया। ये बात तश्कीली दौर यानी फॉर्मेटिव पीरियड के विचार से जुड़ती है ना? बिल्कुल। किसी बच्चे के जीवन के पहले 10-12 साल यही तश्कीली दौर होते हैं। इसी दौर में उसके विचार, उसकी आदतें और उसका पूरा चरित्र बनता है। एक अरबी कहावत है,
आदमी जिस चीज पर जवान होता है उसी पर वो बूढ़ा होता है। मतलब जो आदतें और सोच बचपन में बन जाती हैं वो जिंदगी भर साथ रहती हैं। हाँ, वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। तो क्या इसका मतलब सिर्फ टीवी जैसी ध्यान भटकाने वाली चीजों को घर से हटा देना काफी है, या फिर कुछ सकारात्मक चीजों को जोड़ना भी जरूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ नकारात्मक चीजों को हटाना काफी नहीं है, एक सकारात्मक माहौल बनाना ज्यादा जरूरी है। स्रोत कहते हैं कि घर का आध्यात्मिक माहौल भी उतना ही अहम है। जैसे सिर्फ बच्चों को कोई धार्मिक किताब पढ़कर सुना देना एक रस्म अदायगी हो सकती है, लेकिन अगर घर का माहौल उस किताब की शिक्षाओं के उलट है, घर में हर वक्त शिकायतें होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, दुनियादारी की बातें होती हैं, तो वो पढ़कर सुनाना बेअसर हो जाएगा। सही। माहौल बनाना उस शिक्षा को जीकर दिखाने से होता है। जीकर दिखाना, ये परवरिश का सबसे मुश्किल लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार है मजबूती का। एक इंसान को मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है, एक पेड़ की। ये मेरी पसंदीदा मिसालों में से एक है। ये हमें धैर्य और समय की ताकत के बारे में सिखाती है। मिसाल ये है कि जब एक पेड़ जमीन से पहली बार निकलता है तो वो एक बहुत कमजोर नाजुक पौधा होता है। उसमें तूफान का सामना करने की जरा भी ताकत नहीं होती है। जब तेज हवा चलती है तो वो उससे लड़ता नहीं है, बल्कि जिस दिशा में हवा उसे ले जाती है वो उसी दिशा में झुक जाता है। वो हालात से टकराता नहीं, उनके साथ ढल जाता है। और मजे की बात यह है कि यही झुकना, यही लचीलापन उसकी मजबूती का सबसे बड़ा राज बनता है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि लगभग 25 साल बाद वही नाजुक पौधा एक मजबूत विशाल पेड़ बन जाता है। अब वो बड़े बड़े तूफानों का सामना करता है, अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है। अब झुकना शब्द उसकी डिक्शनरी से निकल चुका होता है। अगर हम इसे परवरिश से जोड़कर देखें तो इसका सीधा सा मतलब है कि निर्माण के शुरुआती दौर में नरमी और समायोजन यानी फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट बेहद जरूरी है। अगर कोई बच्चा या कोई भी इंसान अपने शुरुआती दौर में झुकना नहीं सीखता, मतलब हालात के हिसाब से खुद को ढालना नहीं सीखता, तो वो कभी भी मजबूत नहीं बन पाएगा। वो हमेशा एक कमजोर पौधा ही बना रहेगा जो पहले ही तेज झोंके में टूटकर बिखर जाएगा। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि बच्चों की परवरिश सिर्फ नियमों और अनुशासन की कोई लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आने के बारे में है। जैसे स्रोत में एक और छोटा सा किस्सा है उस पिता का जिसके बेटे को पड़ोसी ने बुरा भला कहा और बेटा गुस्से में बदला लेने की बात करने लगा। हाँ, और उस पिता ने उसे बदला लेना नहीं सिखाया। उन्होंने बेटे के गुस्से को शांत करते हुए कहा कि इस बात को भूल के खाते में डाल दो। उन्होंने धैर्य और माफ करने का रास्ता दिखाया, जो ताकत की असली निशानी है। और शायद इन सब बातों का निचोड़ शिकायतों से दूर रहने में है। स्रोत में एक रानी की कहानी है जो अपने बेटे को समझाती है कि जब तुम ईश्वर की गोद में बैठ जाओगे तो तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। इसका मतलब शायद यही है कि जब इंसान ये महसूस करता है कि उसे ईश्वर से कितनी अनगिनत नेमतें मिली हैं, तो उससे लोगों से मिली छोटी मोटी तकलीफ और शिकायतें बहुत बेमानी लगने लगती हैं। बहुत खूबसूरती से आपने इसे समेटा है। दूसरों से शिकायत करना एक तरह से ईश्वर की दी हुई उन हजारों नेमतों को नजरअंदाज करना है। सही। अच्छी परवरिश शायद यही सिखाती है कि अपना ध्यान उन चीजों पर रखो जो तुम्हारे पास हैं, न कि उन पर जो नहीं है। इन सभी विचारों को एक साथ रखने पर एक सवाल मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। बताइए। हमने पेड़ की मिसाल पर बात की कि मजबूत बनने के लिए पहले नरम और लचीला होना कितना जरूरी है। आज की दुनिया को देखें जहां बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही मजबूत, प्रतियोगी और सख्त बनाने पर जोर दिया जाता है। हाँ, हर चीज एक दौड़ बन गई है। बिल्कुल। ऐसे में क्या हम परवरिश के इस सबसे जरूरी लचीलेपन वाले दौर को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या हम उन्हें झुकने और हालात के साथ ढलने का मौका दिए बिना ही उन्हें वक्त से पहले तूफानों के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या ये मुमकिन है कि इस जल्दबाजी में हम उन्हें मजबूत बनाने की जगह अनजाने में हमेशा के लिए कमजोर बना रहे हों? आज हम बच्चों की परवरिश पर एक गहरी नजर डालने वाले हों।